सो हेलो एवरीवन, जोरदार स्वागत है आपका टू वन मोर वीडियो ऑन दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का, विच इज बेस्ड ऑन दी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। एक बार क्विकली रिकैप करो। देखो, हम लोगों ने अभी तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर 1 में बेसिक टर्मिनोलॉजीज ही पढ़ी है कि what do we mean by strategy, what do we mean by strategic management, what are the consequences of not having a strategic management in a company, what are the advantages, what are the disadvantages, ये सब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, और इंडीड ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस की बात की। कि अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे सर? पहले विजन बनाना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा, एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी। फिर उस स्ट्रैटेजी को अप टू डेट और करंट रखने के लिए बार बार एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और अगर स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है सो यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। सो इट इज द साइकिल, अ प्रोसेस व्हिच विल बी कंटिन्यूड टिल इनफाइनाइट ईयर्स। उसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। हमें पता है कि विजन क्या होता है, हमें पता है कि मिशन क्या होता है। याद करो, मिशन डेलिनिएट्स फर्म्स बिजनेस गोल्स and the ways to achieve the goals. What business are we be in? Present capabilities, activities, customer focus and role in the society. ऐसा हम लोगों ने विजन में पढ़ा था। इफ यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। विजन की मैं बात करूं तो याद करो D3 था, डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, विजन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशन का दूसरा नाम ही क्या है? विजन। It is the long range blueprint for the entire company's strategy। कि स्ट्रैटेजी को लॉन्ग रेंज में क्या अचीव करना है, दैट इज व्हाट इज आंसर्ड बाय विजन। ऐसा हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस में पढ़ा था। फिर बिजनेस मॉडल्स पढ़े थे, बिजनेस डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर फाइनली हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का वो बड़ा सा डायग्राम क्या है। सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 3। मैंने सिर्फ छोटा सा रिकैप कराया, आप डिटेल में इसको वापस देखना। फिर नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी चैप्टर नंबर 4। तो देखो, अब चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये लाइन से चिपक के आएंगे तीनों चैप्टर्स। क्यों चिपक के आएंगे? आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी कितने टाइप की होती है, अब उन्हीं स्ट्रैटेजी को ये इलैबोरेट करेंगे 4, 5 एंड 6। तो 4 will talk about the corporate level strategy, chapter number 5 will talk about business level strategy, and chapter number 6 will talk about functional level strategy। तो ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स है जो हमें पढ़ना है। अब 7th और 8th थोड़े से अलग चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग 7 and 8 राइट नाउ। तो ये हमें अब पढ़ना है और चैप्टर नंबर 6 तक हमें पहुंचना है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ द कॉर्पोरेट लेवल। तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, एक बार थोड़े से बेसिक टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पढ़ने वाले हैं और कॉर्पोरेट लेवल का क्या इंपॉर्टेंस होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ी सी बातें कर ले, फिर हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए आपको HBU फिर से समझना पड़ेगा। Sir, what do we mean by HBU? Because ये बार बार वर्ड आएगा। Now, what is HBU? HBU is nothing, it is the strategic business unit। सर, ये strategic business unit होती क्या है? तो देखो, मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, strategic business unit can be a product or can be a department। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अपने आप में खुद एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर 3-4 रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक अलग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल।
तीन कंडीशन अगर कोई भी डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है तो वह एसबीयू कहलाते हैं। मतलब ये तीनों यस 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 होनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी नो है तो वह एसबीयू नहीं कहलाएगा। ऑल दी थ्री कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। तो देखो अब वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं। एक, सर जो भी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होगा ना उसकी सेपरेट स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी अलग ही बनेगी। वो स्ट्रैटेजी को आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी नहीं कर सकते। या फिर डिपार्टमेंट एक्स ने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, सर दैट स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिपार्टमेंट वाई। मतलब डिपार्टमेंट एक्स पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सेपरेट स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड फॉर डिपार्टमेंट एक्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारा पेपर होता है आईटीएसएम का, आईटी आता है 50 मार्क्स का, एसएम आ रहा है 50 मार्क्स का, तो दोनों के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईटी की स्ट्रैटेजी एसएम पे लगा लोगे, एसएम की स्ट्रैटेजी पढ़ने की आईटी में लगा लोगे। यू नीड सेपरेट स्ट्रैटेजी टू स्टडी बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट। अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट लेके आया और इंस्टीट्यूट ने बोला आईटी हम लोग कर देते 80 मार्क्स का, एसएम कर देते 20 मार्क्स का। तुम्हें पास होने के लिए कितने चाहिए, 40। तुमने बोला एसएम पढ़ना ही नहीं है, जो आईटी में जिस तरीके से पढ़ रहा हूं वैसे एसएम पढ़ दूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, बिकॉज अगर ये 20 मार्क्स नहीं भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बिकॉज एसएम का इंपॉर्टेंस एकदम से 20% हो गया, राइट फ्रॉम 50%। तो अब एसएम के लिए अगर सेपरेट स्ट्रैटेजी नहीं भी बनाई तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसा होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कि उनका एक मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी सब्सिडरी प्रोडक्ट होते हैं। कई बार सब्सिडरी प्रोडक्ट अपने रेवेन्यू वाइज इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सेपरेट स्ट्रैटेजी जनरली उन प्रोडक्ट्स और उन डिपार्टमेंट्स की बनेगी जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू होल्ड कर दें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रिवियल इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो फिर उनके लिए हो सकता है सेपरेट स्ट्रैटेजी ना भी बनाई जाए। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट इज सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा तो आईटीसी सिगरेट्स में कंपीट करता है विद मार्लबोरो, राइट। आईटीसी एफएमसीजी में कंपीट करता है विद नेस्ले एंड द अदर सिमिलर ब्रांच। तो आईटीसी के वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं, होटल्स में वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉम्पिटिटर को compete कर रहे हैं। तो आईटीसी के जब इतने सारे बिजनेसेस हैं तो हर एक बिजनेस का कॉम्पिटिटर भी अलग है। तुम अगर HUL को अपना कॉम्पिटिटर मानते हो इन दी एफएमसीजी, तो HUL सिगरेट्स तो बना नहीं रहे। तो जब तुम आईटीसी की सिगरेट बना रहे हो और सिगरेट के बारे में सोच रहे हो, so you should be thinking about fighting with Marlboro। तो मालबोरो और आईटीसी का कंपटीशन है इन द सिगरेट मार्केट। बट एफएमसीजी की बात करूं तो आईटीसी का कॉम्पिटिटर माइट बी नेस्ले, बिकॉज आईटीसी की सनफीस्ट आती है yippee और नेस्ले की आती है मैगी। तो नेस्ले माइट बी द कॉम्पिटिटर टू आईटीसी। तो आईटीसी के अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जो आईटीसी का एफएमसीजी सेगमेंट है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री वाला जो सेगमेंट है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आई हैव डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और जो स्टेशनरी बिजनेस है दैट इज आल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट आई हैव सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डिफरेंट होना चाहिए। होटल बिजनेस टोटली अलग चलता है फ्रॉम द एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी का कोई बहुत अच्छा मैनेजर है, क्या वो साथ साथ होटल बिजनेस चला सकते हैं? अ बिग नो, बिकॉज होटल बिजनेस का मैनेजर अलग तरीके से प्रैक्टिस करता होगा एज कंपेयर टू एफएमसीजी का मैनेजर। या मैं अगर स्टेशनरी वाली विंग को ही मैनेज करने वाले को होटल मैनेजर बना दूंगा, सारे होटल्स का मैनेजमेंट वही देखेगा, तो उस केस में हो सकता है आईटीसी को बहुत भयंकर नुकसान हो इन दी होटल इंडस्ट्री। बिकॉज होटल इंडस्ट्री को लर्न करने के लिए जो एक्सपीरियंस लगता है दैट इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। होटल इंडस्ट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बहुत डिफरेंट है, कोई बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं आते इन दी होटल इंडस्ट्री। बट एफएमसीजी में तो यू नीड टू अपडेट योर प्रोडक्ट एवरी नाउ एंड देन। तो देयर में बी डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स विद सेपरेट डिपार्टमेंट्स और विद इन द सेपरेट
प्रोडक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तुम SBU कहलाते हो, यानी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाते हो। सो इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी अ डिपार्टमेंट, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेपरेट स्ट्रैटेजी, सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे HUL है, तो अगर HUL में मुझे SBU बनाना होगा तो SBU में कैसे बना सकता हूँ? ये हो गया SBU 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो कैसे बनाया मैंने SBU। एक मैंने स्किन क्लिनजिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया। स्किन क्लिनजिंग डिपार्टमेंट में लक्स, डव, रेक्सोना, प्योर्स है। हेयर क्लिनजिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, डव अलग है इसमें। क्लोथ क्लिनजिंग अलग बना दिए, व्हील, विम बार, रिन शक्ति ये अलग है। और स्किन नरिशमेंट अलग बना दिया, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, लाइका एंड वैसलीन। तो अब इसका एक अलग मैनेजर अपॉइंट हो सकते हैं, इसका एक अलग मैनेजर अपॉइंट हो सकता है, इसका अलग मैनेजर अपॉइंट हो सकता है, इसका अलग मैनेजर अपॉइंट हो सकता है। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स D1, D2, D3 एंड D4 ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस आर डिफरेंट SBUs। तो प्लीज एक बार इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं और एक और एग्जांपल लिख देता हूं। इन ITC cigarettes, hotel and stationery, cigarette, hotel, stationery, etc. businesses and different SBUs. चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं विद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर दी स्टार्ट। इट्स नॉट अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के पहले कि मैं कुछ बातें कर रहा हूं, देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ चार्ट बनते हैं। सबसे ऊपर आता है कॉर्पोरेट लेवल, फिर आता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, और फिर आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। अब तीनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। सबसे पहले मैं बिजनेस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, कॉर्पोरेट लेवल बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर आगे जाके डिटेल डेफिनेशन में दूंगा। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलता है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलता है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किस कोर कॉम्पिटेंसी से आप बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करोगे, और कैसे अपने बिजनेस को बाकी बिजनेसेस से बेहतरीन बिजनेस बना दोगे। हाउ वुड यू मेक योर बिजनेस more successful than rest of others in the industry, how would you compete, this will be answered by the business level strategy। मतलब वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि बॉस अगर सारे कस्टमर को कैटर करना हो तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। यू शुड फोकस ऑन वन मार्केट सेगमेंट, यू शुड फोकस ऑन लिमिटेड कस्टमर्स, और एक पर्टिकुलर कस्टमर या एक पर्टिकुलर मार्केट को जब आप कैटर कर रहे हो तो कैसे कैटर करोगे और बाकियों से अच्छे आप कैसे हो, ये मुझे बताओ। ये कौन बताएगा, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, राइट।
तो बिजनेस लेवल पे आप डिसाइड करोगे कि आप मार्केट में compete कैसे करना चाहते हो। आप स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करोगे कि आप पेनिट्रेशन फॉलो करोगे कि आप लोगों को फ्री में अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दोगे। आप नाइकी या अडिडास जैसा बनना चाहते हो इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि आप बाटा जैसा बनना चाहते हो इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ऑल टुगेदर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बताएगी कि आप मारुति सुजुकी बनकर रह जाओगे या फिर आप रोल्स रॉयस बनोगे। तो आप मार्केट में किस तरीके से compete करना चाहते हो, आपकी मार्केट पोजीशन क्या होगी, दिस विल बी आंसर्ड बाय द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। ये हर एक बिजनेस के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी होगी, सेपरेट स्ट्रैटेजी फॉर एवरी एचबीयू। हर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी बनेगी एट द बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी बोलती है कि भाई मेरा सोचने का काम है ही नहीं, मुझे सोचना ही नहीं है, बस जो जो CLBL ने सोचा हुआ है, जो जो CLBL ने सोचा हुआ है मेरे को उसको इंप्लीमेंट करना है। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी सिंपल सी बात बोलेगा कि इफ समथिंग हैज बीन डिसाइडेड एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड द बिजनेस लेवल, then how should I carry out my functions just to implement the task to be accomplished or thought in at the corporate level and the business level। मतलब हिंदी में अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल ने जो जो भी सोच रखा है फ्यूचर में उसको अचीव कैसे करना है, ये हेडेक किसकी है, फंक्शनल लेवल की। सपोज बिजनेस लेवल पे या और कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्कशन हुआ कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेकर आने वाले और ये नया प्रोडक्ट बहुत महंगा बेचेंगे और बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल पे डिस्कशन हो गया। मान लो टेस्ला मोटर्स है, उन्होंने बोला अब इलेक्ट्रिक कार्स छोड़ो, हम लोग पानी से चलने वाली कार्स बनेंगे, वे हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम huge R&D will be required to make it highly differentiated। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है तो फंक्शनल लेवल पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर अभी तक R&D डिपार्टमेंट जो था उसको हमने बहुत कम वेटेज दे रखा था, या अगर वेटेज था भी तो भी अब इतने सफिशिएंट एम्प्लॉइज नहीं है कि हम लोग उनको इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हुए शिफ्ट कर दें एकदम से कि पानी पे कार बना दो। सो वी नीड अ सेपरेट R&D डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी वुड कम इनटू द रोल। सर ठीक है R&D कर लेंगे, R&D के बाद हमें इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी विल कम इनटू रोल। सर इसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करनी है, मार्केट में एक थोड़ी सी सुरसुरी छोड़नी है ऐसी कि टेस्ला इज नाउ वर्किंग ऑन द नेक्स्ट लेवल मोटर कार्स, तो फिर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे। तो सोचेगा कौन, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल, उसको अचीव और इंप्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी की। तो देखो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं और गंदी तरीके से देखते हैं कि ये तो ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी है, बट रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी पे काम नहीं होगा तो फिर कभी भी आप बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाओगे। अब देखो कॉर्पोरेट लेवल क्या बोलते हैं, अब मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपके मॉड्यूल पे वो इसी बारे में दिए गए थे, बिजनेस लेवल फंक्शन लेवल, इसलिए मैंने इन दोनों को डिस्कस कर लिया। अब वो बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में वो बोलते हैं 3 पॉइंट। नंबर 1, related to the objectives of the organization। Number 2, coordination of HBUs। और तीसरा पॉइंट बोलते हैं allocation of resources। तो देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सो दिस आर दी टियर 1 स्ट्रैटेजीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आंसर हम लोग खुद बना सकते हैं, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। चलो डेफिनेशन अपन बनाते हैं, पहले 3 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बोलती है कि मैं पूरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी हूं,
पूरे बिजनेस की मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो सेपरेट बिजनेस है उन सब सेपरेट बिजनेस को इंटीग्रेट कर दो और ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से सोचो, तो मैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मैं जन्म लेती हूं। मतलब अगर सपोज अर्थ एक अलग प्लैनेट है, वीनस एक अलग प्लैनेट है, मार्स एक अलग प्लैनेट है, नेपच्यून एक अलग प्लैनेट है, सैटर्न एक अलग प्लैनेट है, तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूं जिसको पूरे संसार पूरी मिल्की वे की रक्षा करनी है। दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। थोड़ा सा गंदा एग्जांपल था बट यू हैव टू कोप अप विद इट। मैं अच्छा एग्जांपल दे चुका हूं इन द चैप्टर नंबर 1। अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो टाटा ग्रुप के पास वैरायटी ऑफ बिजनेसेस है। टाटा के पास टाइटन भी है, टाटा के पास टाटा मोटर्स भी है, टाटा के पास टाटा नमक भी है, टाटा के पास टाटा टी भी है। तो टाटा हैज हेल लॉट ऑफ बिजनेसेस इन दिस कंट्री। तो अगर मैं टाटा ग्रुप के व्यू पॉइंट से सोच रहा हूं तो मैं सिर्फ नमक के हित के बारे में नहीं सोचूंगा, ना ही मैं होटल ताज के हित के बारे में सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि एज अ टाटा ग्रुप में कैसे ग्रो कर सकता हूं। अगर मुझे दिख रहा है अभी टाटा मोटर्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो बेटर है भाई अपने सारे रिसोर्सेस टाटा मोटर्स में लगा दो और होटल ताज का रिनोवेशन अभी रोक दो इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर सिर्फ होटल ताज के व्यू पॉइंट से सोचता तो मैं बोलता नहीं यार मेरा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर, आई नीड टू कम्पीट विद द आईटीसी। खैर टाटा होटल ताज का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है विद एनी अदर होटल इन इंडिया, बट स्टिल कि मुझे कम्पीट करना है ओबरॉय से, मुझे कम्पीट करना है मैरियट से, मुझे कम्पीट करना है लैंडमार्क फॉर्च्यून लैंडमार्क से। सो देयर आर लॉट ऑफ होटल्स आई नीड टू कम्पीट विद, तो रिनोवेशन तो आज ही कराना है, अभी कराना है। ऐसा मैं सोचता और बोलता अगर मैं सिर्फ होटल ताज का हेड होता तो। लेकिन अगर मैं टाटा ग्रुप का हेड हूं तो मैं बोलूंगा ठीक है मत कर कंपीट, थोड़ा कम कमा लेना चलेगा, बट अगर टाटा मोटर्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है तो बॉस टाटा मोटर्स में पूरा पैसा लगा दो आग बंद करके, बिकॉज आई वॉन्ट कि पूरा का पूरा टाटा ग्रो करे, ना सिर्फ टाटा का एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में याद रखना कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अलग अलग बिजनेस के लिए नहीं होती, ये सारी बिजनेस के लिए एक साथ होती है। इसीलिए यहां पे पॉइंट आया है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एसबीयूज एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एट द कॉर्पोरेट लेवल टाटा ग्रुप डिसाइड करेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि भाई इस साल इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना इस साल प्रॉफिट जनरेट हुआ, इतने फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन तरीके से हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं और टोटल हमारे पास इतना कैपिटल है, इतना से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ से 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल हमारे पास है। अब 1000 करोड़ के कैपिटल को हमको सब में थोड़ा 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 बांटना है, तो ये टाटा ग्रुप यानी कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा कि भाई कौन से बिजनेस में कितना पैसा डालना चाहिए। अगर उनको लग रहा है अभी एफएमसीजी सेक्टर मरा हुआ है, या चलो कोरोना वायरस के कारण टाटा मोटर्स बहुत बुरी तरीके से मरा हुआ है, नोबडी इज बाइंग फोर व्हीलर्स, और सबके सब जो कांस्टेंट डिमांड दे रहे हैं वो दे रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में, बिकॉज किराना और ये चिप्स के पैकेज ये सब आप किसी का खाना रोक नहीं सकते। तो इफ टाटा फील्स दैट एफएमसीजी इज मोर सेफ इन दिस सर्कमस्टेंस, तो वो हो सकता है टाटा मोटर्स में कोई बहुत अच्छा मॉडल लेके आ रहा हो तो उसको अभी रोक दे और सारा पैसा एफएमसीजी में डाल दे। सो दिस रिलेट्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एट द सेम टाइम इट कोऑर्डिनेट्स विद द एसबीयूज। अलग अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होंगी तो उनके अलग अलग गोल्स होंगे, उनके सारे गोल्स को एक कॉमन गोल में तब्दील कर देना, दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। अब एग्जाम में एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं corporate level strategy is sum of all business level strategies. वो बोलते हैं corporate level strategy is sum of all the business level strategies. Option number A true, option B false, option C not applicable या none। चलो बताओ। जैसे ही तुम लोगों ने बोल दिया
कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी सम ऑफ ऑल द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, तुम वहीं गलत हो गए. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. द रीजन बीइंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का सम ही नहीं है. इट इज मच मोर देन दैट. ये बताएगा कि कौन से बिजनेस में कितने पैसे डालने हैं. ये डिसाइड करेगा कि हर एक एसबीयू की बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है. बिकॉज एसबीयू ने अगर कोई बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाई बट उसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है और कॉर्पोरेट लेवल पे बोल दिया भाई हम लोग कैपिटल नहीं दे पाएंगे, सो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हैज टू चेंज. मतलब कॉर्पोरेट लेवल पूरी तरीके से बिजनेस लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है. बिजनेस लेवल अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द कॉर्पोरेट लेवल. पहले कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन लेगा और उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बनेंगी. तो कॉर्पोरेट लेवल को सिर्फ सम ऑफ ऑल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बोलना बिल्कुल गलत है. बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे वर्क करता है. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज के अलावा बड़े लेवल पे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. तो अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को सम ऑफ ऑल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बोल रहे हो तो आप इसके स्कोप को नैरो बना रहे हो, जबकि इसका स्कोप बहुत वाइड है. ये मर्जर्स एक्विजिशंस की बात करेगा, ये बात करेगा कि कौन कौन से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हो, ये बात करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या होने वाली है इन द फ्यूचर और ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे जाके और ग्रो कर सकते हैं, कैसे टाटा ग्रुप और बड़ा बन जाए इन द एंटायर वर्ल्ड. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी तो एक छोटा सा हिस्सा है ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का सम कह देना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को ये सरासर गलत है. इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉर्पोरेट लेवल पे कुछ नहीं करते हैं, सारी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी सामने रखते हैं और उन सबके फिगर्स को ऐड कर देते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बन जाता है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज मच मोर देन द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. इट टॉक्स अबाउट ग्रोथ, opportunities, it talks about allocation of resources, it talks about the overall objective of the organization, how to achieve it, it's talk about mergers and acquisitions. तो इतनी सारी चीजों के बारे में बात होती है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मेरे भाइयों सम ऑफ ऑल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बिल्कुल ही नहीं है. सिर्फ ये तो नहीं है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, पर सिर्फ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का सम बोलना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की बेइज्जती है. तो देखो, एक तो हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ एसबीयूज. इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि सबऑर्डिनेट individual business goals transform to overall goals. And the third point, it is related to the objectives of the organization. जैसे टेस्ला का विजन क्या है? टेस्ला का विजन है कि 21st सेंचुरी में एक ऑल टुगेदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देनी है इन कार्स. तो अगर हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए हैं और ये टेस्ला का विजन हम लोग डिसाइड कर चुके हैं तो फिर हम लोग के किराना बिजनेस में चले जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. ये तो नहीं होने वाला क्योंकि भैया कार्स बना रहे हैं. हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग चिप्स बनाना स्टार्ट कर दें या हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें. जैसे मारुति सुजुकी को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी कि आप अपनी कार्स को टेक्नोलॉजिकली और इक्विप्ड कैसे बना सकते हो. सो दिस आर अलाउड, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड क्योंकि टेक्नोलॉजी इन कार्स की हम लोग बात कर रहे हैं और फिर किराना बेचने आ गए. अमेजॉन करे भाई किराना बेचने का काम तो फिर भी समझ में आता है, बट टेस्ला मोटर्स की तो ये इमेज ही नहीं है. अब रोलेक्स कल को उठ के खड़ा हो जाए और बोले मैं कार्स बनाऊंगा, सो दैट इज अ स्टूपिड डिसीजन क्योंकि रोलेक्स का विजन नहीं है ना भाई. रोलेक्स का विजन ही डिफरेंट है, टेस्ला का विजन ही डिफरेंट है. अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस तो 100% डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करते हैं. रिलायंस ने अपने कितने सारे बिजनेसेस खोल लिए. तो अगर रिलायंस की कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनेगी तो हो सकता है उसमें कोई एक नया ही प्रोडक्ट या नया ही चेन ऑफ ऑपरेशन खोल ले.
बट अगर टेस्ला की कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जब बननी होगी तो इट इज वेरी अनलाइकली कि टेस्ला अपने इस विजन से हटकर कोई एक नए रास्ते पर निकल जाए। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज focused on the objectives, the long term vision, mission and goals of the organization। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का विजन होगा उस विजन को अचीव करने के लिए और उस विजन को ध्यान में रखते हुए क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं ये सोचा जाएगा एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में 3 पॉइंट्स आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल से एक भी लाइन नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो एक बार आप समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, तो हम लोग आंसर क्या देंगे बताओ, व्हाट विल यू आंसर अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो आंसर बहुत सिंपल है, आराम से टेका लेके लिखना कॉर्पोरेट लेवल, ऐसा लिखना। चलो स्टार्टिंग से कि द स्ट्रैटेजीज इन द ऑर्गेनाइजेशन are divided into 3 tiers. The bottom most tier is of functional level strategies. The middle level is called as business level strategies. And there comes the tier 1 strategies called as corporate level strategies. Corporate level strategies are kept in tier 1 because it subordinates the individual SBU's objectives towards the entire organizational goal. So this is point number 1. Corporate level strategies are primarily focused on the objectives of the organization, and at last corporate level strategy facilitates the allocation of resources among various units within the organization. Corporate level strategy talks about the growth perspective. Corporate level strategy cannot only be said as summation of all the business level strategies. It is much more than that. It involves mergers and acquisitions. It talks about long range blueprint for the organization. It talks about various growth opportunities that can be exploited within the organization. So this is what we call corporate level strategy. तो इतना सब कुछ आप लिख सकते हो इन द एग्जाम। अगर एक सड़ा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, और अभी तो हम लोगों ने चैप्टर शुरुआत भी नहीं की, तो चलो एक बार इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लेते हैं। 2 स्टेटमेंट आई है भाई, लुइस पैश्चर की स्टेटमेंट है, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट में चेंज होगा, एनवायरनमेंट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट आपकी अगर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होगी तो ही आप इस चेंज का बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टेक बेनिफिट। अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं कर रखा है, आप 100% रिएक्टिव पे चल रहे हो, तो एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज होता भी है तो भी यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट। तो मैंने इसको टेक्निकल वर्ड्स में समझा दिया लुइस पैश्चर के डेफिनेशन को। नाउ ब्रूस डी हेंडरसन बोलते हैं strategy is a deliberate search for a plan of action that will develop a business competitive advantage and compound it। तो अल्टीमेटली आप स्ट्रैटेजी को अगर हम बिजनेस लेवल पर आकर देखें तो स्ट्रैटेजी का मतलब यही तो होता है कि हम लोग बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कैसे करें और कैसे इसको बड़ा बनाते रहें। सबसे पहले तो कैसे बाकियों से आगे बढ़े, और एक बार जब फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसको मेंटेन कैसे करके रखे और बाकियों से और बड़े कैसे हो जाए। जैसे रिलायंस इंडीड वन द रेस, अभी रिलायंस हैज सरपास्ड टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज सरपास्ड टाटा ग्रुप नाउ। तो रिलायंस अब दुनिया की बड़ी कंपनी हो या ना हो, बट भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। पहले टाटा थी, अब रिलायंस हो गई है विद सम 13,000 crores एंड ऑन रुपीज, वो चेक कर लेना फिगर्स। तो रिलायंस अब बड़ी बनी है जाके टाटा से, अभी तक टाटा बड़ी थी। तो अब रिलायंस ने डेवलप किया बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू टाटा,
और अब रिलायंस और भी बड़ी होती जाएगी, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं. सो रिलायंस इज नाउ गोइंग टू कंसोलिडेट एंड कंपाउंड इट्स नंबर 1 पोजीशन. चलो देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ हम लोग रीड करें. As discussed earlier, strategies are formulated at different levels of an organization, corporate, business and functional. लेकिन ये तीनों स्ट्रैटेजीज बनाता कौन है? ये तीनों स्ट्रैटेजीज बनाते तो हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि होती है आरटीडी कॉर्पोरेट लेवल. तो तीनों बनाते कॉर्पोरेट लेवल है, लेकिन अप्लाई अलग अलग लेवल्स पे होती है. पॉइंट नंबर 2 देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल, ये पढ़ा है आपने, एंड कवर एक्शंस डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, acquisition, allocation of resources and coordination of strategies of various SBUs for optimal performance. तो ये सेम वही 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे. These are the same 3 points. Top management of the organization make strategic decisions. ये मैंने यहाँ लिख दिया. Top management is nothing, it is the corporate level. Nature of strategic decisions tends to be value oriented, conceptual and less concrete than decisions at the business or functional level. ये मैं समझा देता हूँ. जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत ज्यादा प्लानिंग ओरिएंटेड नहीं होती. दे आर कंपैरेटिवली लेस कंक्रीट. उसमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टेप टू स्टेप प्लानिंग नहीं होती. सिर्फ ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये करना है. अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बस इतना डिसाइड कर लिया एट दी कॉर्पोरेट लेवल. अगर ये डिसाइड हो चुका है कि बॉस लॉन्च करना ही है तो इमीडिएटली एक अलग से एसबीयू बना दो, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो और फिर उस डिपार्टमेंट को काम दो. अच्छा पर्सनल हायर करो जो ये सोचे कि अब इस डिपार्टमेंट के बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो कॉर्पोरेट लेवल बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्लानिंग नहीं करते, वो वैल्यू ओरिएंटेड प्लानिंग करते हैं. उसको लग रहा है ये सक्सेस होगा, प्लानिंग पार्ट करना पड़ेगा, आगे एक एक चीज इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, वो करेंगे बट एट अ लेटर स्टेज. पहले स्टार्ट तो करते हैं बिकॉज आई बिलीव दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. तो अगर एक बार ये डिसीजन ले लिया तो कॉर्पोरेट लेवल का काम खत्म. अब बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल का काम शुरू हो जाएगा और कॉर्पोरेट लेवल बार बार ओवरसी करता रहेगा बिजनेस लेवल को. अगर स्टीव जॉब्स ने सोच लिया कि भैया आईफोन बनाना है या फिर आईपैड बनाना है तो कॉर्पोरेट लेवल का काम खत्म. अब कैसे बनाना है वो बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल का काम है, कैसे बेचना है बिजनेस लेवल, कैसे बनाना है वो फंक्शन लेवल का काम है. सो कॉर्पोरेट लेवल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बात नहीं करेगा कि आईफोन बनाना है, बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने इंच का बनेगा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे. अभी डिसाइड कर लिया कि आईफोन बनाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. उसके लिए पैसा लगेगा, वो कहां से आएगा. बस ये बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन हो जाता है, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता एट द कॉर्पोरेट लेवल. तो कॉर्पोरेट लेवल इज कंपैरेटिवली लेस कॉन्क्रीट देन डिसीजंस एट द बिजनेस और फंक्शन लेवल. और कॉन्सेप्चुअल है मतलब इमेजिनेटिव है. मतलब आपको सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ता है बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग विच इज नॉट देयर इन द प्रेजेंट. तो जो प्रेजेंट में नहीं है और फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसा बिजनेस होगा, ये रेवेन्यू मॉडल होंगे, ये सेल्स मॉडल होगा, ये कॉस्ट मॉडल होगा, ये मार्केटिंग मॉडल होगा. तो यू आर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द एंटायर प्रोडक्ट. तुम इमेजिन करके देख लो कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा और कैसे हम इसको आगे लेकर जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इमेजिनेटिव स्किल्स, फ्यूचर के बारे में सोचना. एंड वैल्यू ओरिएंटेड मीन्स इन अ सेम वे ये वैल्यू ओरिएंटेड निकल गया है बिकॉज इट इज लेस कॉन्क्रीट बेस्ड ऑन इंट्यूशंस. ठीक है, जैसे आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. जब एप्पल ने मोबाइल फोन बनाया, चला बहुत अच्छी बात है. एप्पल ने मैकिंटॉश बनाया, बहुत चला, बहुत अच्छी बात है. बट देन एप्पल थॉट ऑफ आईपैड्स और लोगों ने बिल्कुल गालियां देना शुरू कर दिया कि एप्पल पागल हो गया है क्या, व्हाट इज एप्पल डूइंग.
क्योंकि मोबाइल फोन समझ में आते हैं, कंप्यूटर समझ में आते हैं, बट ये बीच वाली चीज क्या है? क्योंकि ना तो ये मोबाइल फोन का काम कर रहा है, नहीं ये पूरी तरीके से कंप्यूटर का काम कर रहा है. सो हु विल बाय आईपैड? आईपैड के बायर्स ही नहीं है इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा लोग बोलने लगे अबाउट द एप्पल कंपनी. एंड लुक एट दिस, द मोस्ट like blossoming sector of Apple is this. There are lots of iPads which are being sold every year. मैं ये नहीं बोल सकता कि मोबाइल फोन से ज्यादा इनकम है या फिर मैकबुक से ज्यादा इनकम है, पर हाँ इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्शन. ये फेल तो नहीं हुआ भाई, जो बहुत लोगों का था कि फेल हो जाएगा, क्योंकि आईपैड इज नॉट कंप्लीट मोबाइल फोन एंड इट इज नीदर कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर. तो ये हाइब्रिड क्या है? That's what people thought, but it was proved to be successful. तो imaginative skills है, value oriented decision था iPad लेकर आना by the Apple. तो ये कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स हो गए, ये याद होने चाहिए आपको, इसलिए हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं. अब देखो स्ट्रैटेजीज को इन्होंने डिवाइड कैसे किया है. लेवल के बेसिस पे कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल. बिजनेस लाइफ साइकिल के बेसिस पे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. और कंपटीशन के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी. कोलैबोरेशन में आपका आ जाएगा मर्जर्स, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस. और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करने वाले, सॉरी चैप्टर 5 में डिस्कस करने वाले. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 5. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ये हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में, डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में. ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, वैसे आपको बहुत कुछ इसमें आता है. अब इसको बोलते हैं टिपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी. तो देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लो. A large number of strategies with different nomenclatures have been employed by different businesses and also suggested by different authors on strategy. मतलब अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज दी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रैटेजीज याद रखनी है वो याद रखनी है विलियम एफ ग्लुइक और लॉरेंस आर जॉश की. इन लोगों ने 4 स्ट्रैटेजी दी है भाई. एक दी है स्टेबिलिटी, एक दी है ग्रोथ, एक दी है रिट्रेंचमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और एक दी है कॉम्बिनेशन. ये हम लोग बहुत डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे. इन चारों स्ट्रैटेजीज को हम लोग प्यार से ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं. इन चारों स्ट्रैटेजीज को हम लोग प्यार से ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं एंड दिस आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज. तो देखो ग्रैंड स्ट्रैटेजीज या फिर डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज ये भी बोला जाता है. माइकल ई पोर्टर सजेस्टेड कॉम्बिनेटिव स्ट्रैटेजीज, और जो कॉम्बिनेटिव स्ट्रैटेजीज सजेस्ट किए ये डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन, ये सब सजेस्ट किए माइकल पोर्टर ने. तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज में क्या आ जाता है? मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन एटसेट्रा. जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के वो सब लिख दो. अब ये नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन डिफरेंट टिपोलॉजीज. समझाता हूं, रुकना. हो सकता है टाटा ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. सपोज टाटा ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, वेरी गुड. टाटा ग्रो करेगा, वेरी गुड, करना भी चाहिए. अब टाटा ने ग्रो करने के लिए क्या किया? जो टीसीएस था, टीसीएस ने एक्वायर कर लिया कोरस को. तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी, ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी. पर किसी ने बोला सर 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 आपने अभी तो पढ़ाया कि कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी या कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी में मर्जर एंड एक्विजिशन भी आता है, तो फिर आप इसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसे बोल सकते हो? फिर मैंने बोला हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, ये तो कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन भी हो रहा है. तो फिर कोई बच्चा उठा बोले सर लेकिन टाटा ग्रो भी तो कर रहा है, टाटा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और बढ़ा रहा है, टीसीएस ने एक्वायर कर लिया है कोरस को, तो बिजनेस और बढ़ेगा, क्लाइंट बेस बढ़ेगा.
राइट, रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सो टाटा इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो सर ये तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल, ये तो ग्रोथ भी होना चाहिए, ये तो कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। तो फिर सब लोगों ने बोला सर फिर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप इसको ग्रोथ भी बोल रहे हो और कोलैबोरेशन भी बोल रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है। सो ये कोई बेवकूफी नहीं है। दैट्स व्हाई दे हैव रिटर्न देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन डिफरेंट टिपोलॉजीज। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप ग्रोथ फॉलो कर रहे हो तो आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने उसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी बोल दिया तो उसका कोई और नाम नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कोई खड़ा होकर ये भी बोल सकता है सर ग्रोथ के बारे में तो कॉर्पोरेट लेवल बात करता है, तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। तो मैं बोलूंगा भाई ये कॉर्पोरेट लेवल भी है, ये ग्रोथ भी है, और ये कोलैबोरेशन भी है। कोलैबोरेशन क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, ग्रोथ बिकॉज इट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल, और ग्रोथ की बात कॉर्पोरेट लेवल करता है, इसलिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी भी है। तो सर फिर आप जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हो वो क्लियर हुआ कि देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन। एक ही स्ट्रैटेजी को कई नाम से पुकारा जा सकता है, काम एक, नाम अनेक। दैट्स व्हाट यू कैन रिमेंबर। तो देखो अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स में लिख दूं मैं, जो तुम्हें याद रखनी है। वो 3 पॉइंट्स जो तुम्हें याद ही है, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स, फिर अलोकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ एचबीयूज। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ग्रो कैसे करेंगे, ग्रोथ पर्सपेक्टिव के बारे में अगर कोई बात करेगा तो वो कौन बात करेगा, कॉर्पोरेट लेवल। दिस इज पॉइंट नंबर 4। कॉर्पोरेट लेवल ही बताएगा व्हाट बिजनेस शुड बी इन। ये स्टेटमेंट याद होगा सबको, ये बहुत बार बोला है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बताएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये सब किसका पार्ट बनेंगे, कॉर्पोरेट लेवल का। कॉर्पोरेट लेवल बताएगा कि कौन से नया प्रोडक्ट खोलना है, कौन से प्रोडक्ट को ग्रो कराना है, कौन से प्रोडक्ट को ग्रो नहीं कराना है। सो ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करेगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, और कौन से बिजनेस को ऑपरेट करने हैं ये भी बात करेगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्टार्टअप, चलो, for instance a startup or a new enterprise might follow a competitive strategy that is entering the market where a number of rivals are already operating, or a collaborative strategy that is enter into a joint venture with an established firm। तो मतलब एक स्टार्टअप फर्म दो चार चीजें कर सकती है। स्टार्टअप फर्म या तो सीधे मार्केट में घुस जाए और कॉम्पीट कर ले कि भैया मैं नहीं हूं लेकिन लड़ूंगी, या फिर वो किसी एग्जिस्टिंग कोई बहुत अच्छी फर्म है, अरे सिंपल सी बात है, सपोज विद्युदय इज अ स्टार्टअप, ऐसा अपन एज्यूम करते हैं। वैसे स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव बिजनेस होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि विद्युदय हैज सम इनोवेटिव बिजनेस एंड विद्युदय इज अ स्टार्टअप। अब विद्युदय के पास दो ऑप्शन है, या तो वह विद्युदय के नाम से ही बड़ा बन जाए, या फिर विद्युदय को बायजूस को बेच दे। बोथ द ऑप्शंस आर पॉसिबल ना। विद्युदय अपना बिजनेस स्टार्ट करे, या तो कॉम्पिटिटर से 1-to-1 टक्कर ले कि देख मैं आ रहा हूं, या फिर विद्युदय अपने आप को बायजूस को बेच दे। दिस माइट बी अदर सिनेरियो। तो ये जब विद्युदय बायजूस को बेच देगा तो इसको कोलैबोरेटिव बोलेंगे, जब विद्युदय 1-to-1 कम्पीट करेगा तो उसको कॉम्पिटिटिव बोलेंगे, बात ही खत्म। तो इन्होंने ये बात बोली है कि स्टार्टअप ये दो चीजें कर सकते हैं। फिर ये मार्केट पेनिट्रेशन की बातें डिस्कस कर लेंगे अपन कल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे भी अपन बिजनेस लेवल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इतना पढ़ के आना, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? आज कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं। एसबीयू देखा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है ये देखा, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज किस किस लेवल पे होती है, उनके क्या क्या नाम हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। और कल हम लोग कहानी इसी के आगे पढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।